हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास शुरू कर दिया गया है और ये क्लास रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के ये क्लास कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा 2009 से लेकर 2020 तक के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये जो 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिंक है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, बी ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो पंडित नेहरू ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है दरभंगा में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है बेगूसराय में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। तो बेगूसराय में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। ए ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1919 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो 1916 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। ए ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, बी ऑप्शन है जार निकोलस द्वितीय, सी ऑप्शन है एनी बेसेंट, डी ऑप्शन है हिटलर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। तो जार निकोलस द्वितीय था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न की जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है लुई 18वां ने, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी ऑप्शन है नेपोलियन 3 ने, डी ऑप्शन है बिस्मार्क ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किसने किया। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किसने किया। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी और नेहरू ने, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
8 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस कारण से आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस कारण से आता है। तो समुद्र में भूकंप आने से आता है। बी ऑप्शन है स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आने से आता है। सी ऑप्शन है पृथ्वी पर भूकंप आने से आता है। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस कारण से आता है। तो समुद्र में भूकंप आने से सुनामी आता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। ए ऑप्शन है आग लगना, बी ऑप्शन है बम विस्फोट, सी ऑप्शन है भूकंप, डी ऑप्शन है रासायनिक दुर्घटना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ये जो भूकंप है ये क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आग लगना, बम विस्फोट और रासायनिक दुर्घटना ये क्या है, मानवकृत आपदा है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की आय सर्वाधिक है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की आय सर्वाधिक है। ए ऑप्शन है बिहार की, बी ऑप्शन है पंजाब की, सी ऑप्शन है गोवा की, डी ऑप्शन है हरियाणा की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। तो गोवा की आय सर्वाधिक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल कौन सा है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल कौन सा है। ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है मक्का, डी ऑप्शन है सरसों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल कौन सा है। तो धान है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ए ऑप्शन है दिग्बोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है जादूगोड़ा, डी ऑप्शन है पन्ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उपभोक्ता उद्योग है। ए ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन है अखबार उद्योग, डी ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो जो चीनी उद्योग होता है ये उपभोक्ता उद्योग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कौन सा, यहाँ पे देखिए बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है। ए ऑप्शन है पूर्वी बिहार, बी ऑप्शन है पश्चिमी बिहार, सी ऑप्शन है दक्षिणी बिहार, डी ऑप्शन है उत्तरी बिहार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है। तो जो उत्तरी बिहार है ये हमेशा बाढ़ से ग्रस्त रहता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16
16 नंबर प्रश्न है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया। ए ऑप्शन है एबेनेजर हावर्ड ने, बी ऑप्शन है विलियम ने, सी ऑप्शन है नेपोलियन ने, डी ऑप्शन है हॉसमन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया, तो एबेनेजर हावर्ड ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। ए ऑप्शन है अनुबंधित मजदूर को, बी ऑप्शन है रोगियों को, सी ऑप्शन है अंग्रेजों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। ए ऑप्शन है 50 रुपया, बी ऑप्शन है 10 रुपया, सी ऑप्शन है 60 रुपया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो 1 भी रुपया नहीं लगता है। यानी यहाँ पे इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 542, बी ऑप्शन है 544, सी ऑप्शन है 543, डी ऑप्शन है 545। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है महेंद्र सिंह टिकैत, डी ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है बिहार शरीफ में, सी ऑप्शन है राजगीर में, डी ऑप्शन है बांका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो ये राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है। ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है जूट उद्योग। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है। तो जो ये सीमेंट उद्योग होता है ये कृषि पे आधारित नहीं होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति का घोषणा किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति का घोषणा किसने किया। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है हिटलर ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है मेजनी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति का घोषणा किसने किया, तो लेनिन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। ए ऑप्शन है गंगा को, बी ऑप्शन है गंडक को, सी ऑप्शन है कोसी को, डी ऑप्शन है पुनपुन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1969 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1975 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1969 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 25%, सी ऑप्शन है 30%, डी ऑप्शन है 40%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो 50% आरक्षित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का फैलाव है। ए ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 30%, डी ऑप्शन है 7%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का फैलाव है। तो 7% है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए ऑप्शन है अंग्रेज, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। ए ऑप्शन है चीन से, बी ऑप्शन है रूस से, सी ऑप्शन है अमेरिका से, डी ऑप्शन है ब्रिटेन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो ब्रिटेन से हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न की सोने के आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। ए ऑप्शन है ट्रेडमार्क से, बी ऑप्शन है हॉलमार्क से, सी ऑप्शन है एग मार्क से, डी ऑप्शन है यहाँ पे उल मार्क से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोने के आभूषणों की परिशुद्धता को पहचान के लिए किस चिन्ह से की जाती है पहचान, तो हॉलमार्क से की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न कि किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है, तो झारखंड में कोयला सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34
34 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है। ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है असम में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है। तो असम में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में प्रचलित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। ए ऑप्शन है भागलपुर में, बी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है सीवान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो ये भागलपुर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। ए ऑप्शन है 1848 में, बी ऑप्शन है 1858 में, सी ऑप्शन है 1885 में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो 1920 में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। ए ऑप्शन है मानव जनित आपदा, बी ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, सी ऑप्शन है सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो ये प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाती है। ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्ध विकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे विकसित देश वो कहलाती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 40 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन आता है। इसमें से आपको बताना है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन आता है। ए ऑप्शन है आय कर, बी ऑप्शन है उत्पादन कर, सी ऑप्शन है बिक्री कर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन आता है। तो आय कर आता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्रों से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रहित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, डी ऑप्शन है अलगाववाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है। तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है लिग्नाइट, सी ऑप्शन है ग्रेनाइट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि मथुरा
मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है हिटलर ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है विलियम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से हानि किसे होता है। ए ऑप्शन है फसलों को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को, डी ऑप्शन है सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ से हानि किसे होता है, तो फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है और भवनों यानी घरों को भी होता है, यानी सभी को बाढ़ से हानि होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। ए ऑप्शन है अंग्रेजों ने, बी ऑप्शन है व्यवसायिक प्रधानों ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे सी ऑप्शन है मुगलों ने, डी ऑप्शन है राजाओं ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने अपनाई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका विनिमय होता है। ए ऑप्शन है वस्तु से वस्तु का, बी ऑप्शन है मुद्रा से वस्तु का, सी ऑप्शन है वस्तु से मुद्रा का, डी ऑप्शन है मुद्रा से मुद्रा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो किसका विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। ए ऑप्शन है कृषक महाजन, बी ऑप्शन है प्राथमिक कृषि, सी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो भूमि विकास बैंक करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यवसायिक प्रधानों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, तो किसानों पर की गई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जमालपुर में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है छपरा में, डी ऑप्शन है गोंडा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर में स्थित है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे एक नोट बनाइए और नोट पे लिख लीजिए। और आप लोगों को क्या करना है कि डेली उसका एक बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को 2 क्लास कर दिया गया है। एक क्लास चलता है यहाँ पे सुबह 5:30 बजे और दूसरा क्लास चलता है यहाँ पे 6 बजे शाम में। तो दोनों क्लास आप लोग करिए। जब यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर हमारा खत्म हो जाएगा तो 6 बजे शाम में फिर हम यहाँ पे मॉडल पेपर कर देंगे। क्योंकि समय बहुत ही कम है इसलिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्लास हम 2 टाइम कर दिए हैं। और जब भी हमारा प्रीवियस ईयर जितना भी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समाप्त करेंगे और समाप्त करके यहाँ पे मॉडल पेपर को शुरू करेंगे।
और 8 बजे रात में आपके लिए यहाँ पे देखिए गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न चलता है। तो गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग जरूर देखिए, जिसमें प्रत्येक यहाँ पे सब्जेक्ट से 500 यहाँ पे गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जा रहा है। और जो भी बच्चे इस 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो उनका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। हम और 1 बजे यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न होता है, तो सब्जेक्टिव का भी क्लास अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 1 बजे होता है, तो 1 बजे आप लोग जरूर जुड़िए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे सब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 क्लास चलता है, तो 4 क्लास अगर आप करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा नंबर आपका आएगा, अगर आप लोग अभी से भी 4 क्लास यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपके लिए होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 16 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष, डी ऑप्शन है 21 वर्ष। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे ये आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से लाइक कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर आप लोग लाइक कर दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको बस कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं देना है, हमको बिल्कुल फ्री में हम आपको पढ़ाते हैं और फ्री में पीडीएफ भी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बस एक ही काम करना है, बस आपके लिए क्या है, लाइक करना। लाइक करने से आपको क्या लगता है, पैसा भी नहीं लगता है, फ्री में लाइक करना पड़ता है। तो आप लोग हमारे लिए क्या कर सकते हैं कि एक लाइक तो आप लोग कर सकते हैं, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और यहाँ पे देखिए अगर वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं अपने दोस्तों के पास, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।